मध्य प्रदेश में भी कुछ टाइम पहले छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, तुम्हारा क्या मानना है उस पर? आप अगर कॉन्फिडेंट है और अपने खुद को रिप्रेजेंट अच्छे से कर पा रहे हैं तो ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज नहीं दें। जो मध्य प्रदेश में फर्स्ट प्लांट लगा था पवन ऊर्जा का जामगोदरानी पहाड़ी देवास में। पुरुषार्थ क्या है और पुरुषार्थ में का जो ऑर्डर है धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्या इसको चेंज किया जा सकता है क्या? सामाजिक विज्ञान के बारे में पूछा कि इसको विज्ञान क्यों कहा जाता है। नमस्कार, मैं किशन साहू। इस वक्त आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पर लेकर आ गया हूँ। मेरे साथ में रजत बंसल जी है। आपका ये 4th अटेम्प्ट और 4th इंटरव्यू है। आपने अभी तक 4 मेंस क्रैक किए हैं। बंसल साहब, आप ये बताइए कि आपसे इस 4थे इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए? जी, मुझसे मेरा एक्चुअली जो बोर्ड था, नरेंद्र कोशी सर का बोर्ड था। पहले भी ये बोर्ड मेरा रह चुका है, तो सर पहचान भी गए थे। उन्होंने बोला कि आप पहले आए हुए हैं, तो उन्होंने पिछले इंटरव्यू के बारे में पूछा है कौन से सवाल ऐसे थे जो मैंने पूछे थे आप नहीं बता पाए थे। तो मैंने वो क्वेश्चंस के आंसर दिए कि क्या क्या क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मैं नहीं दे पाया था। फिर उन्होंने उन्हीं के आंसर पूछे कि इनके आंसर अब वापस से दीजिए। तो वो क्वेश्चंस मैंने दिए जिसमें छंद, दोहे, चौपाई, इन सब में अंतर और उनके एग्जाम्पल्स उन्होंने पूछे थे, तो वो उनका आंसर मैंने किया। फिर जो दूसरे मेंबर थे उन्होंने मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे मेरा 10th और 12th दोनों में ही संस्कृत था, तो उन्होंने पूछा कि संस्कृत में काफ़ी रुचि होगी आपको, इसीलिए आपने ये लिए हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्यों गए? तो उसका जवाब मैंने दिया। फिर वहाँ से वो पुरुषार्थ के बारे में पूछने लगे थे कि पुरुषार्थ क्या है और पुरुषार्थ में का जो ऑर्डर है धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्या इसको चेंज किया जा सकता है क्या? तो उसके बारे में मैंने जानकारी दी कि उसको आश्रम सिस्टम से रिलेट करके मैंने उसको आंसर किया। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक विज्ञान एक सब्जेक्ट देखा मेरे जो डेफ था उसमें, तो सामाजिक विज्ञान के बारे में पूछा कि इसको विज्ञान क्यों कहा जाता है, तो उसका जो आंसर था मैंने अपने अकॉर्डिंगली दिया। 3rd मेंबर थे, उन्होंने भावांतर भुगतान के बारे में पूछा। इसके अलावा उन्होंने किसान कानून जो है, अभी किसान आंदोलन भी चल रहा है, उसके बारे में पूछा। उसमें क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, किसान कानून जो आए थे उसमें क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, क्यों सरकार ने वापस लिए थे, इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने पूछा। आपने क्या जवाब दिया किसान कानून से संबंध में? किसान कानून में जो अभी किसानों की मांगे हैं उनके बारे में मैंने आंसर किया, और सरकार ने क्यों वापस लिए थे, तो उसका आंसर तो एग्जैक्ट मैं बहुत ठीक से नहीं दे पाया, क्योंकि वो उसका आंसर बनता भी नहीं है एकदम से देना। तो मैंने यही बोला कि किसानों की जो मांगे हैं उनको ध्यान में रखते हुए इनमें ऑन रिफॉर्म्स कमिटीज़ हैं, अशोक दलवाई कमेटी है, उसने जो रिफॉर्म्स किए हैं उसको साथ में लेकर के नए रिफॉर्म कानून से हम निकट भविष्य में अवश्य देख सकते हैं। इस तरह से मैंने उसको आंसर को कंक्लूड किया। रचित जी, और कोई सवाल आप जीएस से कोई रिकॉल कर पा रहे हो तो आप बता पाएँ हमारे दर्शकों को? 4th मेंबर जो थे उन्होंने जीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे, वो उन्होंने पूछा था। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष और मेंबर्स के बारे में उन्होंने पूछा था। बस यही स्टैटिक क्वेश्चंस थे उनके। यह थे। आपने 4 अटेम्प्ट दिए, 4 मेंस क्लियर करके 4 इंटरव्यू दिए। आप लगातार प्री मेंस क्लियर कर रहे हैं और इंटरव्यू में भी आपका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। 13% वाले फेयर में अटका हुआ है ना, 87% 13% के फेयर में। तो आप ऐसे में हमारे जो एस्पिरेंट साथी हैं उनको आप प्री के लिए क्या टिप्स देंगे? प्री के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, जो कि आपकी ऐसी यूनिट्स हैं जो कि ट्रेडिशनल यूनिट्स नहीं हैं, एमपी स्पेसिफिक यूनिट्स हैं, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। साथ ही साथ यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 8 इनका जो है वो काफ़ी वेटेज है और काफ़ी छोटी यूनिट है, जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं। यूनिट 10 भी जो है वो भी काफ़ी छोटी यूनिट है, जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये जो यूनिट्स हैं इन पर ज़्यादा ध्यान दें, बजाय अपने जो ट्रेडिशनल यूनिट्स हैं जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उन पर कम ध्यान देते हुए इन यूनिट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो मुझे लगता है कि बेटर स्कोर आप कर पाएंगे। मेंस के लिए क्या टिप देंगे? मेंस के लिए सबसे पहले आपका सिलेबस एकदम, आप जो शॉर्ट नोट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपके खुद के नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। तो ये सबसे बड़ा एक की है मेंस के लिए। साथ ही साथ राइटिंग प्रैक्टिस तो इंपॉर्टेंट होता ही है मेंस में। आंसर राइटिंग आपको करना है, साथ ही साथ में नोट्स अपने तैयार करना है, तो वो आप बहुत अच्छा आप कर सकते हैं उसमें। रचित जी, ये आपका 4था इंटरव्यू है और रिजल्ट 87-13 के फेयर में अटका हुआ है। तो एक उम्मीद है कि ये लगातार आप इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं, एक संभावना ये भी हो सकती है। तो आप इंटरव्यू के लिए क्या टिप्स देंगे हमारे साथियों को? अभी मेरा चयन नहीं हुआ है तो इंटरव्यू के लिए मैं बहुत ज़्यादा टिप्स तो नहीं दे पाऊँगा, पर जो भी अपना डेफ को बहुत अच्छे से तैयार करें, अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स है उसको बहुत अच्छे से तैयार करें। करंट अफेयर्स को थोड़ा देख लें, आसपास का जो आपका 1 महीने का करंट अफेयर्स है उसको देखें। बाकी बहुत आराम से इंटरव्यू देना है, बहुत ही कॉर्डियल माहौल रहता है बोर्ड का, बहुत कोई भी आपको डराना जैसा जो है माहौल नहीं रहता है, बहुत ही कॉर्डियल रहता है बोर्ड। तो अच्छे से अपना इंटरव्यू दीजिए। आप ये बताइए कि आपके इस इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष थे रायकवार सर। उन्होंने आपसे क्या क्या सवाल पूछे उनके बोर्ड ने? मुझसे लगभग तो डीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे, जैसे कि स्वाति तो मेरे नाम का अर्थ पूछा,
और नक्षत्र के बारे में पूछा, और देवास से हूँ मैं तो देवास ज़िले के बारे में पूछा। देवास जिले के बारे में क्या क्या सवाल पूछेगा आपसे? देवास ज़िले से ये पूछा कि देवास क्यों प्रसिद्ध है, और बैंक नोट प्रेस के बारे में क्वेश्चन पूछे, और वहाँ पे जो पवन ऊर्जा का प्लांट लगा हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। आपने क्या जवाब दिया पवन ऊर्जा से प्लांट के संबंध में? मैंने ये बताया कि जो मध्य प्रदेश में फर्स्ट प्लांट लगा था पवन ऊर्जा का, वो यहीं पर लगाया था जामगोदरानी पहाड़ी देवास में, जिसकी क्षमता 95 मेगावाट है। और क्या प्रश्न पूछेगा आप रिकॉल करके बताएंगे? एक बार सर ने पूछा था कि लास्ट टाइम भी आपका मेरा ही बोर्ड था, तो कोई 2 क्वेश्चन ऐसे बताओ जिसके आंसर तुमने उस टाइम नहीं बताए थे पर आप अभी बता सकती हो। तो एक क्वेश्चन यही था कि एग्जैक्टली जो पवन ऊर्जा की क्षमता पूछी थी वो मैं बता नहीं पाई थी उस टाइम, तो उन्होंने बोला ठीक है अभी आप बता दीजिए, तो मैंने बताया 95 मेगावाट। और कुछ आप रिकॉल करके प्रश्न बताना चाहें जिससे अन्य अभ्यर्थियों को लाभ हो? जो सेकंड मेंबर थे उन्होंने मुझसे सरकारी योजनाएं जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, जैसे लाडली बहना योजना से रिलेटेड पूछे क्वेश्चन, और पूछा कि इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या अन्य राज्यों ने भी इसको अपनाया, या ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे। और एक सर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो आप इसकी व्याख्या कीजिए। मैंने लोकतंत्र और गणराज्य इन दोनों को उनको डिस्क्राइब करके बताया कि लोकतंत्र क्यों है और गणराज्य क्यों है भारत, इसलिए। स्वाति जी, आपने लगातार 3 मेंस लिखे हैं प्री क्लियर के, तो आप अन्य साथियों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे अभी प्री एग्ज़ाम आ रही हैं तो? एक चीज़ को 4 जगह से ना पढ़े, बल्कि एक चीज़ को एक ही जगह से 4 बार पढ़े, मतलब रिवीजन आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। मेंस के लिए क्या टिप देंगे आप? कि आप आंसर राइटिंग करें और अपने शॉर्ट नोट्स रेडी रखें। आप इंटरव्यू देने के बाद बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि इंटरव्यू के लिए क्या रहेगी राय आपकी? इंटरव्यू के लिए यही रहेगी कि ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ नहीं दें। आप अगर कॉन्फिडेंट है और अपने खुद को रिप्रेजेंट अच्छे से कर पा रहे हैं तो ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ नहीं दें। अगर फर्स्ट टाइम है तो आप 1 या 2 मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। बाकी बस कुछ नहीं, अपना DF अच्छे से रेडी कर लें, अपना जिला अच्छे से पढ़ लें, अपनी हॉबी अच्छे से पढ़ लें। हॉबी से उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि अच्छा आपने लास्ट टाइम क्या हॉबी लिखी थी, मैंने बोला अप साइकिलिंग थी। बोलते इस बार क्या लिखी है, मैंने बोला अभी भी अप साइकिलिंग है। तो बोले बदली नहीं आपकी हॉबी, मैंने बोला नहीं सर हॉबी वही है। ऐसा आपके अभी तक लगातार 3 इंटरव्यू रहे, तो उनका क्या रिजल्ट रहा? चूँकि मैं 13% की लिस्ट में हूँ तो मेरे अभी एक भी रिजल्ट नहीं आए हैं। हमारे साथ स्वाति मिश्रा जो एस्पिरेंट है, इनके रिजल्ट 13% लिस्ट में होने की वजह से नहीं आए हैं। तो क्या लगातार ये सिलेक्ट होते रहे हैं, इस बात का भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे में वह ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थी हैं जो अपने रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शान जी बताइए, बोर्ड किनका रहा? कोष्ठी सर का बोर्ड था मेरा, और उसमें 4 मेंबर्स थे। उन्होंने कोष्ठी सर से स्टार्ट हुआ था और लगभग 20 मिनट इंटरव्यू चला होगा। उसमें क्या सवाल पूछे गए आपसे? सबसे पहले कोष्ठी, मेरा नाम प्रशांत है, तो कोष्ठी सर ने इंट्रो के बाद पूछा कि प्रशांत किशोर फेमस हैं। तो वो अभी BPSC प्रोटेस्ट में गए हुए थे, तो मैंने कहा BPSC का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उनको वही क्वेश्चन था कि क्यों चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ के स्टूडेंट्स चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम लीक हुआ है, लेकिन PSC का ऐसा मानना है कि सिर्फ एक सेंटर पे लीक हुआ है तो हम उस सेंटर पे री एग्ज़ाम कराएंगे, पूरे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर उनका अगला सवाल था कि मध्य प्रदेश में भी कुछ टाइम पहले छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, तुम्हारा क्या मानना है उस पर। तो मैंने उनको बोला कि उनकी जो पहले उन्होंने डिमांड्स पूछी, तो मैंने उन्हें 3 डिमांड बताई कि वो चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती हो, 87% कॉपियाँ दिखाई जाए और 13% का रिजल्ट जारी हो। तो उन्होंने पूछा इसके लीगल एस्पेक्ट क्या है। मैंने कहा कि ये शासन स्तर पर चीज़ें तय होती हैं, कितने पोस्ट आने हैं ये शासन बताएगा, कौन सा कितना रिजल्ट रिलीज़ करना है ये शासन बताएगा। प्रशासन PSC तो एक एग्ज़ाम नोडल कंडक्टिंग बॉडी है, तो उसके पास तो ये कोई भी राइट होता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद इथिक्स और मोरलिटी पे क्वेश्चन पूछे गए। फिर उसके बाद जो दूसरे सर थे उन्होंने इस क्वेश्चन को रिफाइन करके पूछा कि इथिक्स और मोरलिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो फिर मैंने उन्हें एक एग्जांपल दिया, भूखा व्यक्ति है, उसको खाना खाना है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसने खाना चोरी करके खा लिया। इथिकली वो सही है क्योंकि उसको भूख लग रही थी, उसको खाना खाना था, लेकिन उसकी मोरल वैल्यूज़ जो हैं, स्टीलिंग एक गलत एक्ट है। तो इथिक्स और मोरलिटी में इस टाइप का कन्फ्लिक्ट होता है। फिर एक जो सर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि मुरैना में सोना समथिंग था, वो जो सरसों से रिलेटेड था कि सोने का कुछ कहा जाता है। तो मैंने बोला कि सरसों जब उगती है तो उसके पीले फूल होते हैं इसलिए कहा जाता है। फिर उनका मनोज शर्मा को लेकर क्वेश्चन था कि उनके साक्षात्कार में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो पानी वाला एग्जाम्पल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था, मूवी बहुत पहले देखी थी। फिर उनका ऐसा कहना था कि नकल को लेके कुछ सीन चलता है वहाँ पे। मैंने कहा कि हाँ उन्होंने नकल नहीं की थी, एक SDM साहब वाला केस हुआ था। फिर उन्होंने पूछा कि नकल की समस्या इतनी ज़्यादा क्यों है। तो मैंने उन्हें बताया कि पहले हुआ करती थी, अभी भिंड में जब से डॉक्टर इलैया राजा टी कलेक्टर थे तो उसके बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं। ये कुछ एस्पेक्ट से। हाँ जी, आपकी हॉबी से संबंधित क्या सवाल पूछेगा? हाँ, उन्होंने बच्चों को पढ़ाना मेरी हॉबी है और क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है। तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाने से लेकर पूछा कि क्या पढ़ाते हैं आप। तो मैंने उनको बोला कि मैं साइंस पढ़ाता हूँ। साइंस में क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स।
क्यों पढ़ाते हैं, आपको इंटरेस्ट है? तो मैंने उन्हें बोला कि मैं जब प्रिपरेशन फेज़ में हूँ तो मैं नहीं चाहता कि मेरे घर से मैं पैसे लूँ, तो फिर मैं उन बच्चों को पढ़ा देता हूँ जिससे मेरी जो अर्निंग होता है वो मंथली एक्सपेंस वहाँ से निकल जाता है। तो उनका ऐसा कहना था गुड। और कुछ आप सवाल रिकॉल पा रहे हो तो बताइए हमारे साथियों को। उन्होंने ये पूछा था कि कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जा सकता है, तो इनिशियली मैंने बोला 367, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन देख के मुझे लगा कि शायद गलत है, तो मैंने उनको सॉरी बोला। मैंने कहा सर इट इज़ 368। तो उन्होंने पूछा कितने टाइप्स से अमेंडमेंट होते हैं, तो 3 टाइप्स के अमेंडमेंट होते हैं, जिसमें एक में सिंपल मेजोरिटी चाहिए, एक में 2/3 मेजोरिटी चाहिए और एक में 2/3 मेजोरिटी विद 50% कंसेंट चाहिए। तो उनका ऐसा कहना था कि 50% कंसेंट क्यों चाहिए स्टेट्स का? तो मैंने बोला कि जो स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं उनको चेंज करने के लिए चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर को समाउ चेंज करने के लिए चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस थे। ये थे मेरे साथ प्रशांत, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आयोग द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं और आयोग ने बीते दिनों जो प्रदर्शन हुआ उसको लेकर भी सवाल पूछा है। ये बात भी हमारे सामने आई है।